आज हम लोग आय प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अनीता मोदी आपको आय प्रभाव के बारे में बता रही हूँ। आय प्रभाव ये बताता है कि उपभोक्ता की आय में अर्थात आमदनी में परिवर्तन का उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपभोग कौन कौन सी वस्तु का कौन सा संयोग खरीदता है। तो आय प्रभाव के अंतर्गत यदि वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की मात्राओं अथवा उसके संतुलन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले केवल आय में परिवर्तन होता है, वस्तुओं की कीमतें हैं वो स्थिर रहती है। इनकी वजह से उपभोक्ता के संतुलन पर, उपभोक्ता जो वस्तुएं खरीदता है उनके संयोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम आय प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले हम अब सामान्य वस्तु के लिए आय प्रभाव को देखेंगे। सामान्य वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है। इसका अभिप्राय यह है कि आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और आय घटने पर वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है। जैसा कि रेखा चित्र 1 से स्पष्ट है कि हमने एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु को दिखाया है और वाई एक्सिस पर वाई वस्तु को दिखाया है। सर्वप्रथम कीमत रेखा AB है तथा उपभोक्ता का साम्य IC के E बिंदु पर है, अर्थात उपभोक्ता एक्स वस्तु की OX मात्रा तथा वाई वस्तु की OY मात्रा खरीद रहा है। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, केवल आय बढ़ने पर और वस्तुओं की कीमत स्थिर रहने पर कीमत रेखा दाईं तरफ आगे की ओर विवर्तित होकर A1 B1 हो जाती है, अर्थात आय बढ़ने पर और वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर कीमत रेखा का ढाल यथावत रहता है। केवल आय बढ़ने पर आगे की तरफ बढ़ जाती है और आय कम होने पर अंदर की तरफ बाईं तरफ कीमत रेखा विवर्तित हो जाती है। अब आय बढ़ने पर कीमत रेखा AB से विवर्तित होकर A1 B1 हो गई और उपभोक्ता का नया साम्य बिंदु IC के E1 बिंदु पर है, अर्थात अब उपभोक्ता ने X और Y दोनों वस्तु की मात्रा की बढ़ा दी है। X वस्तु की OX से बढ़कर मांग OX1 हो गई है और Y वस्तु की मांग OY से बढ़कर OY1 हो गई है। इन दोनों साम्य बिंदुओं E और E1 को मिलाने पर हमें ICC अर्थात आय उपभोग वक्र प्राप्त होता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आप देखते हैं कि सामान्य वस्तु के लिए आय बढ़ने पर दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, अर्थात X और Y दोनों वस्तुएं सामान्य वस्तुएं हैं। इसी बाती रेखा चित्र 2 में हमने बताया है कि आय में कमी होने पर आय प्रभाव कैसा है। स्पष्ट है कि सर्वप्रथम कीमत रेखा AB है और उपभोक्ता का साम्य IC के E बिंदु पर है। अब आय कम होने पर कीमत रेखा बाईं तरफ अंदर की तरफ विवर्तित होकर A1 B1 हो गई है और उपभोक्ता का नया साम्य IC1 के E1 बिंदु पर है, अर्थात आय कम होने पर X और Y दोनों वस्तुओं की मांग कम हो गई है और इन दोनों साम्य बिंदुओं को मिलाने पर हमें ICC प्राप्त हो जाता है। अब हम निम्न कोटि अर्थात इंफीरियर वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव देखना चाहेंगे। आपको बताना चाहूँगी कि इंफीरियर गुड्स अर्थात निम्न कोटि वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव ऋणात्मक होने का मतलब है इन वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर कम हो जाती है और आय कम होने पर बढ़ जाती है। प्रस्तुत रेखा चित्र में बताया गया है कि सर्वप्रथम कीमत रेखा AB है और उपभोक्ता का साम्य IC के E बिंदु पर है, अर्थात वो X वस्तु की OX मात्रा को खरीद रहा है। इस रेखा चित्र में हमने X वस्तु को निम्न कोटि वस्तु अर्थात इंफीरियर वस्तु बताया है। अब आय बढ़ने पर कीमत रेखा या बजट रेखा AB से विवर्तित होकर A1 B1 हो जाती है और उपभोक्ता का नया साम्य बिंदु IC1 के E1 बिंदु पर है। आपको रेखा चित्र से स्पष्ट
प्रतीत हो रहा है कि आय बढ़ने पर एक्स वस्तु की मांग पूर्वापेक्षा कम हो गई है। पहले एक्स वस्तु की मांग OX थी जो कम होकर OX1 हो गई है। इन दोनों साम्य बिंदुओं को मिलाने पर हमें ICC आय उपभोग वक्र प्राप्त होता है जो कि y अक्ष की तरफ मुड़ा हुआ है। तो हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं कि यदि ICC आय उपभोग वक्र y अक्ष की तरफ मुड़ा हुआ होता है तो x वस्तु निम्न कोटि या इंफीरियर वस्तु होती है, अर्थात आय बढ़ने पर x वस्तु की मांग बढ़ने की अपेक्षा कम हो जाती है। अब हम लोग आय उपभोग वक्र के बारे में बताते हैं। यह वह वक्र है जो वस्तु x तथा वस्तु y के उन संतुलन बिंदुओं को बताता है जो कीमतों के स्थिर रहने पर आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी जाएगी। तो ICC x और y के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का बिंदु पथ है जो कि वस्तुओं की कीमत स्थिर रहने और आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी जाती है। हम ICC वक्र के ढाल के आधार पर बता सकते हैं कि वस्तु सामान्य है या निम्न कोटि। लेखाचित्र 4 में स्पष्ट है कि जब ICC वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है तो x और y दोनों वस्तुएं सामान्य वस्तुएं होती है, अर्थात आय बढ़ने पर इन दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है। जबकि रेखाचित्र 5 में हमने दो ICC वक्र खींचे हैं, एक ICC 1 और दूसरा ICC 2। आप देखते हैं कि ICC वक्र B बिंदु के बाद y अक्ष की तरफ मुड़ता हुआ है, अर्थात B बिंदु के पश्चात आय बढ़ने पर x वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि ICC 1 के अंतर्गत x वस्तु निम्न कोटि की वस्तु है। ये मैंने पहले भी डायग्राम में आपको स्पष्ट किया है कि यदि ICC वक्र y अक्ष की तरफ मुड़ता हुआ होता है तो x वस्तु इंफीरियर या निम्न कोटि वस्तु होती है। दूसरी तरफ ICT 2 वक्र है जो कि A बिंदु के पश्चात y अक्ष x अक्ष की तरफ मुड़ा हुआ है या नीचे की ओर गिरता हुआ है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि आय बढ़ने पर y वस्तु की मांग बढ़ने के स्थान पर कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में y वस्तु निम्न कोटि या इंफीरियर वस्तु है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि यदि ICC वक्र y अक्ष की तरफ मुड़ा हुआ है तो x वस्तु निम्न कोटि या इंफीरियर वस्तु है। दूसरी तरफ यदि ICC x अक्ष की तरफ मुड़ा हुआ है तो y वस्तु निम्न कोटि या इंफीरियर वस्तु है। अब हम लोग आपको एक कंसेप्ट एंजिल वक्र के बारे में और बता रहे हैं और इसको कैसे डिराइव किया जाता है इसके बारे में भी मैं चर्चा करती हूँ। एंजिल वक्र वह वक्र है जो आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी गई एक वस्तु की इष्टतम मात्रा को प्रकट करती है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि ICC या आय उपभोग वक्र तो दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है, संयोगों को बताता है जो कि आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी जाती हैं, जबकि एंजिल वक्र केवल एक वस्तु की इष्टतम मात्राओं को बताता है जो कि आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी जाती है। तो प्रस्तुत रेखाचित्र में हमने ICC आय उपभोग वक्र के आधार पर एंजिल वक्र को डिराइव किया है। आप देखिए ICC में E1 E2 डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं जो कि उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदता है। इन साम्य बिंदुओं को मिलाने पर हमें ICC आय उपभोग वक्र प्राप्त होता है। अब नीचे के रेखाचित्र में हमने y एक्सिस पर y वस्तु न लेकर आय ली है तथा x अक्ष पर x वस्तु को ही लिया है। तो हमने आय के इस डिफरेंट स्तरों पर यह बताया है कि x वस्तु की कितनी मात्राएं खरीदी जाएगी। तो इस भांति हमें A, B और C तीन साम्य बिंदु प्राप्त होते हैं। इन तीनों साम्य बिंदुओं को मिलाने पर हमें एंजिल वक्र प्राप्त होता है
जो कि ये बताता है कि आय के विभिन्न स्तरों पर एक्स वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाएगी। एक्स वस्तु की वो इष्टतम मात्रा को बताता है। तो फर्क दोनों में आईसीसी में और एंजिल वक्र में बिल्कुल स्पष्ट है कि आईसीसी में हम वाई अक्ष पर वाई वस्तु दिखाते हैं, जबकि एंजिल वक्र में हम वाई अक्ष पर आय बताते हैं। आईसीसी आय के विभिन्न स्तरों पर एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है, जो कि उपभोक्ता के लिए इष्टतम है, जबकि एंजिल वक्र के अंतर्गत आय के विभिन्न स्तरों पर केवल एक ही वस्तु की इष्टतम मात्राओं को बताया जाता है। आजकल एंजिल वक्र का जो महत्व है वो आर्थिक कल्याण की व्यवहारिक अध्ययन तथा पारिवारिक व्यय प्रतिरूपों के लिए काफ़ी अधिक हो रहा है। तो मैंने आज आपको आय प्रभाव के बारे में बताया, आय उपभोग वक्र क्या होता है इसके बारे में बताया। आय उपभोग वक्र की शेप के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वस्तु कैसी है, सामान्य है या निम्न कोटि वस्तुएं होती है। सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है, जबकि निम्न कोटि वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। और यदि आईसीसी वक्र वाई अक्ष की तरफ मुड़ा हुआ है तो एक्स वस्तु निम्न कोटि या इंफीरियर होती है, जबकि यदि आईसीसी वक्र एक्स अक्ष की तरफ मुड़ा हुआ है तो वाई वस्तु निम्न कोटि या इंफीरियर वस्तु होती है। और इसी के पश्चात मैंने आपको ये बताया कि एंजिल वक्र को हम लोग किस प्रकार से आईसीसी वक्र के आधार पर डिराइव कर सकते हैं और एंजिल वक्र की क्या उपयोग आज आधुनिक अर्थशास्त्र में है। कल्याणकारी गतिविधियों के अंतर्गत एंजिल वक्र का और एक पारिवारिक बजट में उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। कल हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में।